गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। जैसा कि कल का वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया कि एक इफेक्टिव रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए और कैसे अच्छे जर्नल में पब्लिश किया जाए। तो कल मैंने आपको टाइटल के बारे में कि टाइटल कैसा होना चाहिए, मटेरियल मेथड्स में क्या क्या इंक्लूड करें और इंट्रोडक्शन कैसे रिसेव करें, कैसे लिखें, ये सब बताया था। आज आज चलिए बात करते हैं कि डिस्कशन कैसे किया जाए। अगर आपने अच्छे से डाटा एनालाइज कर लिया है, आपका डाटा आपने ग्राफिकल फॉर्म में या अच्छे अच्छे फिगर या टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत ज़रूरी होता है एक रिजल्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना। आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप बहुत अच्छे से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत ही कई बार दिखने में भी अच्छा लगता है और इस तरीके से, ताकि हम कोई भी पढ़े उसे आसानी से समझ ले। इसके बाद में बात आती है कि डिस्कशन। कई बार कुछ जर्नल ऐसे हैं जो सेपरेट डिस्कशन मांगते हैं, कुछ जर्नल ऐसे हैं जो साथ में आप रिजल्ट और डिस्कशन एक साथ लिखते चले जाइए। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि डिस्कशन तो आपको उसके साथ एड ही करना है। डिस्कशन उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे कि आपके रिजल्ट आए हैं। मान लीजिए आपने एक प्लांट स्टडी की है, किसी प्लांट के ऊपर एबायोटिक या बायोटिक या कोई भी स्ट्रेस देखा है, तो उसमें आप जर्मिनेशन से लेके उसके प्लांट फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस क्या हुए प्लांट में, मार्फोमेट्रिक चेंजेस क्या हुए उसके जो या आपने इंटरनल कोई स्टडी देखी है जैसे एनाटोमिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस, या फिर यूँ कहें कि अगर मॉलिकुलर डैमेजेस देखें, तो इतना रिजल्ट आपके पास है। इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप एक सीक्वेंस बना लीजिए कि सारे सेक्शन आपको इसी अकॉर्डिंग डिस्कशन में डिस्कस करने हैं और साथ में ये आपको बताना है कि हाँ ठीक है, आपके में इतनी जर्मिनेशन हुई क्योंकि आपने ये पैरामीटर लिए थे, लेकिन उसी के साथ कोरिलेट करिए अपनी स्टडी को जो लिटरेचर से। एटलीस्ट 3-4 रेफरेंसेस तो ऐसे होने चाहिए जो आपकी स्टडी को सपोर्ट करें कि हाँ आपका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही रिजल्ट है जो लोगों ने पब्लिश किया है। हाँ, एक कोई ट्रेंड तो होगा। आप जब लिटरेचर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कोरिलेशन मिलेगा। हो सकता है किसी और क्रॉप पे हो, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से आप पैरा बना के आप अपने डिस्कशन को डिस्कस करते जाइए रिजल्ट के साथ। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि रेफरेंसेस कैसे ऐड किए जाएं। कल भी मैं ये बात कर रहा था, लेकिन चूँकि छोटे छोटे वीडियोस हैं इसलिए इनफ टाइम नहीं था उसमें डिस्कस करने का। लोग इंक्लूड ही नहीं करते, लिखते चले जाते हैं ठीक है मेरे रिजल्ट में मैंने ये मिला और दैट्स ऑल। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कई सारे लिटरेचर साइट करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग एक पेपर में 15-20 रेफरेंसेस साइट करते हैं। आप कैसे क्रिटिकली डिस्कस कर सकते हैं 15-20 रेफरेंसेस से आप अपने पेपर को या अपने रिसर्च डाटा को? जस्टिफाइड नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है, हाँ कुछ जनरल जरूर हैं, जैसे अगर आप साइंटिफिक रिपोर्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि 40 से 50 के बीच में रेफरेंसेस होने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि नहीं इतने ही होने चाहिए। मैक्सिमम आप रेफरेंस यूज़ करिए तो आपकी स्टडी जस्टिफाइड होगी। इसके बाद कंक्लूजन की बात आती है। कंक्लूजन अब्स्ट्रैक्ट से बहुत अलग होना चाहिए। जहाँ अब्स्ट्रैक्ट में आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं, 1-2 लाइन आप अपने वर्क का बैकग्राउंड दे सकते हैं कि आपकी स्टडी किस चीज़ पे बेस्ड है, क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने कौन से कंडीशन में वर्क किया है, इन विट्रो किया है, फील्ड कंडीशन में किया है, मॉडल एक्सपेरिमेंट में किया है, ये सब चीज़ें उसमें 1-2 लाइन दे सकते हैं। अगर कई जर्नल की लिमिटेशंस 150 वर्ड्स होती है, कई की 250 होती है, या कोई लिमिट नहीं होती, तो ऐसे केसेस में आप सेलेक्ट करिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसको वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं उनको आप वहाँ हाईलाइट कर सकते हैं रिजल्ट अब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन कंक्लूजन में ऐसा नहीं होता है। कंक्लूजन में आप एक ओवरऑल कंक्लूजन बनाइए, एक समरी टाइप की कंक्लूजन, जो ऐसा एक ओवरऑल आपको क्या फाइंडिंग्स मिली हैं उन फाइंडिंग्स को ओवरऑल बनाइए। और यहाँ पे कोई बैकग्राउंड स्टडी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस शुरुआत करिए कि आपने ये पैरामीटर इस प्लांट में एनालाइज किए या स्टडी की, इसके बाद में हमें ये
फाइंडिंग्स मिली, कंक्लूजन मिला, और फिर आप उस स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है करेंट सिनेरियो में, आई मीन कैसे आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे कि इससे ये चीज़ आप साइंस में ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक कोई बिल्डिंग बनी है, इसके ऊपर आप एक मंजिल बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, या क्या क्या गैप फिल कर रहे हैं, वो वहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद एक लाइन बहुत ज़रूरी होती है आगे लास्ट में डालने की कंक्लूजन में, कि आप फिर क्या और सजेस्ट करते हैं, क्या इसमें फर्दर कोई और ऑप्शन है, कोई और इम्प्रूवमेंट इस तरीके के वर्क में है जो आप करना चाहते थे लेकिन आपकी कंडीशन में वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्रॉप ग्रो करी है, तो एक 2 साल का डाटा है, या क्लाइमेट डिफरेंट है, या क्या कैसे दूसरा कोई अगर वर्क करना चाहे तो उसमें गैप आप क्रिएट करिए, ताकि हर किसी को पता चले कि हाँ ये चीज़ इसमें और होनी चाहिए, जो आप सजेस्ट करें फर्दर, या आप अपनी रिसर्च को ही कंटिन्यू करें फर्दर। तो ये लगभग एक ओवरऑल स्ट्रक्चर एक अच्छे रिसर्च पेपर का तैयार हो जाता है। अब इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अच्छे पब्लिकेशन के लिए, अच्छे जर्नल के लिए। जैसे लिखते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारे सेंटेंस, अगर आप लिटरेचर की बात करें तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पेपर को साइट कर रहे हैं, तो वो शुरुआत यहीं से शुरू कर देते हैं, राजपूत एट ऑल डिड, राजपूत एट ऑल इन्वेस्टिगेटेड, राजपूत एट ऑल फाउंड, ऐसे करके बहुत सारे, हर पूरे पेपर में आपको यही चीज़ मिलेगी, दिस फाइंड दैट फाइंड। ये एक बेहतर पेपर का बिल्कुल भी साइन नहीं है। आप इसको इनडायरेक्ट वे में लिखिए, एट ऑल शुरुआत में मत डालिए, रेफरेंसेस डालिए, कोई स्टेटमेंट बनाइए, एक ओवरऑल जनरल स्टेटमेंट बनाइए, और उसमें 3-4 रेफरेंसेस साइट करने की कोशिश करिए। क्वालिटी पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत अगर सिग्निफिकेंट वर्क किसी ने किया है तब आप उसको कह सकते हैं कि राजपूत एट ऑल डिड, चूँकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता वैसा ना किया हो, उस टाइम पे आप स्टार्टिंग में ऑथर के नेम से शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश ये करिए कि एक स्टोरी बना के बैक में तब आप रेफरेंसेस ऐड करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि लिखते हैं आई डिड, वी इन्वेस्टिगेटेड, यू डिड। नो, आप इस तरीके के वर्ड कभी यूज मत करिए। आवर डाटा सेट, आवर डाटा, व्हाट डज मीन आवर डाटा, व्हाट यू डिड, नो। हमेशा इसको आप इनडायरेक्ट वे में लिखिए, और बिल्कुल भी आई वी यू का यूज़ पूरे पेपर में नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली नहीं। क्योंकि आई सोड, वी इन्वेस्टिगेटेड, नो, दिस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय राजपूत एट ऑल, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्वालिटी पेपर का साइन होता है। इस तरीके से बहुत सारी, और कई बार आप दोनों चीज़ों को कोरिलेट करेंगे ना, इंट्रोडक्शन, रिजल्ट डिस्कशन, तो आप देखेंगे कि उसका एक शुरुआत में क्या हुआ, एक पिक्चर, एक ओवरव्यू है जो, और जो ग्लोबल सिनेरियो दिखा रहा है जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट की है, और लास्ट में जब डिस्कशन में आएंगे तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। साथ में आप बहुत सारे दूसरे पेपर्स भी डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने उस तरीके का काम किया हुआ है, उनके साथ कोरिलेट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े पेपर्स में लोग सिर्फ 5-10 रेफरेंस से डिस्कशन कर देते हैं, या फिर अपने सेल्फ रेफरेंसेस डालते हैं। नहीं, ये दोनों बातें गलत हैं। आपको रिलीवेंट रेफरेंसेस डालने चाहिए, अपने रेफरेंस डालिए जो बहुत क्लोज हों, ये नहीं कि सिर्फ रेफरेंस डाल दिया, ये गलत हो जाता है। अब सबमिशन की बात आती है, अगर आपका पेपर इस तरीके से तैयार है तो सबसे पहले इसको अपने आप 4-5 बार रिव्यू करिए, प्रिंट करके पढ़िए, लाइन से पेन लीजिए और अंडरलाइन करते जाइए, पढ़िए। कोई टाइपोज है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, उसको कंप्लीट करिए। तो ये यहाँ तक क्लियर हो जाता है, बहुत रिफाइन हो जाएगा। फिर आप अपने सुपरवाइज़र को भेजिए, उनको बोलिए कि सर आप ट्रैक चेंज फॉर्मेट में इसको करेक्ट कर दीजिए, या इसमें कोई सजेशंस हैं वो मुझे सजेशन दीजिए। आप उसको एज ए चैलेंज लेके रिवाइज करिए पेपर को। जो सीनियर्स हैं एटलीस्ट 3-4 लोगों को आप भेजिए बिफोर सबमिशन। बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होनी चाहिए, ये नहीं कि जस्ट लिखा और सबमिट कर दिया। नो, कैजुअल नहीं लेना है। रिसर्च बहुत सीरियस जॉब है, और रिसर्च पेपर लिखना उतना ही सीरियस होना चाहिए। इसलिए, और बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी।